अस्सलाम दोस्तों, मैं कुछ नई DGISI का नाम सामने आ गया है जनाब, और इस हवाले से इबहम वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और बताया यह जा रहा है कि नए DGISI साहब की तकर्री का बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान है वो इसी हफ्ते यानी कोई 19 सितंबर तक या 20 सितंबर तक कर दिया जाएगा और ये ऐलान यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के ऊपर बिजली बनकर गिरेगा। नए DGISI की तकर्री बहुत ही ज्यादा दूरस्थ जो है वो जो असरात हैं उनकी हामिल हो सकती है, क्योंकि इस हफ्ते जहां पर ये तकर्री का ऐलान किया जाएगा वहां पर और भी बहुत सारे फैसले हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के मुंतजर होंगे, क्योंकि यही वो हफ्ता है जहां पर पाकिस्तानी फौज में 6 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि नए 6 जो मेजर जनरल्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा एज लेफ्टिनेंट जनरल। इसका मतलब ये है कि ये जो चेन ऑफ कमांड होगी इसके अंदर बहुत सारे जो चेहरे हैं वो सामने आएंगे और इस मर्तबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को अपना माइंड अप्लाई करते हुए अपनी सोच के से कंफर्टेबल जो अफसरान हैं उनको एलिवेट करके जो टॉप रैंक्स हैं वहां पर वो लेके आएंगे ताकि कंटिन्यूटी ऑफ दी पॉलिसीज वो बरकरार रह सके। इसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ग्रिप ना सिर्फ इदारे पर मजबूत होगी बल्कि इसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी पॉलिसियों को निहायत जोरदार अंदाज में आगे बढ़ा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो वीक है ये बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज होने जा रहा है, क्योंकि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब रिटायर हो रहे हैं और 17 सितंबर को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ लेंगे। और इसी के साथ साथ ये जो तब्दीलियों का अमल है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में ये मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा इसी हफ्ते के इख्तिताम पर, जब नए DGISI की तकर्री का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर काबिल जिक्र है कि जिन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने अपने ओहदे से रिटायर होना है उनमें से एक नाम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का भी है, और नदीम अहमद अंजुम साहब को इस ओहदे पर बरकरार रखना ये काफ़ी हद तक मुमकिन भी है। आज से तकरीबन 2 महीने पहले मैंने 2-3 वीडियोस एक सीक्वेंस के अंदर की थी जिसमें मैंने आपको इस बारे में आगाह किया था कि इस वक्त इदारे के अंदर सोच किस हद तक मौजूद है, और उन वीडियोस का थंबनेल्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आगाह किया था, आपके सामने अर्ज किया था कि जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब और जनरल फैसल नसीर साहब का जो कॉम्बो है ये बरकरार रहेगा, और सियासी क़यादत उस वक्त जब मैंने ये वीडियो की थी आज से 2 महीने पहले, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, यानी वो पॉलिटिकल क़यादत थी जो उस वक्त इस्लामाबाद में बैठी थी, और उनके साथ साथ जो दूसरी पॉलिटिकल क़यादत थी वो लंदन में मौजूद थी। और इस्लामाबाद और लंदन इस हवाले से सेम पेज पे था कि जनाब जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को उनकी जो सर्विसेज हैं उनको कंटिन्यू रहना चाहिए। अब ये यहाँ पर आकर जो राय थी वो इस तरीके से डेवलप हो रही थी कि ये हतमी फैसला इस हवाले से सबसे करने से पहले जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब से राय ले ली जाए कि जनाब उनकी क्या ख्वाहिश है, क्या वो रिटायर होना चाहते हैं या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। और फिर इस फैसले से पहले जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब से बाज़ाब्ता तौर पर उनकी राय ली गई और उनसे पूछा गया कि जनाब आप कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ सोच विचार का वक्त लिया और फिर उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी कि जनाब अगर मुल्क व कौम को मेरी खिदमात की ज़रूरत है देन इट्स ओके। यहाँ पर आकर एक और सवाल पैदा होता था कि क्या नदीम अहमद अंजुम साहब की जो कंटिन्यूटी है ये एज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर आगे बढ़ाई जाए, यानी वो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है वो मुकम्मल कर लें और उसके बाद उनकी जो यूनिफॉर्म जो DGISI हैं वो उसके बगैर कोट पैंट के अंदर टाई लगाकर अपनी जो सर्विस है बाकी 1 साल की जो एक्सटेंशन पीरियड है उसको मुकम्मल किया जाए, या उनको वर्दी समेत ही रिटेन करने का फैसला किया जाए, क्योंकि अब आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद ये जो रिटेंशन है ये काफ़ी हद तक मुमकिन है। तवील सोचो विचार के बाद और ख़ास तौर पर जो अभी रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान की मईशत को दरपेश अहम मसाइल
मसाइल से निपटने के लिए ये जो मुहिम चलाई जा रही है ISI के ज़रिए और मुतलका सिविलियन एजेंसीज़ के साथ मिलकर इसको पाए तकमील तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो स्मगलिंग है, ख़ासतौर पर ये जो बॉर्डर एरियाज़ में स्मगलिंग हो रही है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुर्कम बॉर्डर और दीगर अफ़गान बॉर्डर्स से जो रिलेटेड जगह हैं वहाँ पर इन स्मगलिंग को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में भी इस बात का बड़ा सराहत के साथ जिक्र किया गया है कि सिर्फ ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग से पाकिस्तानी मईशत को तकरीबन 60 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। इसी वाले से जंग की एक रिपोर्ट है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो कार्टल्स हैं ना जी, उनके लिए एक डंपिंग स्टेशन बन गया। वो ये कहते हैं कि जब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड का दोबारा आगाज हुआ है अमेरिका के इनखला के बाद, उस वक्त से अफगानिस्तान से इंपोर्ट्स की रेशो में तकरीबन 67% का इजाफा हो गया। भाई अफगानिस्तान की बनाता है, जो खाद यहाँ पर बनती है अफगानिस्तान इंपोर्ट जो है स्मगल हो जाती है, जो चीनी यहाँ पर पैदा होती है अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है, जो डॉलर यहाँ पर आते हैं अफगानिस्तान स्मगल हो जाते हैं, जो आटा यहाँ पर बनता है अफगानिस्तान स्मगल हो जाता है। अफगानिस्तान में क्या है? अफगानिस्तान में तो सिर्फ आपको चर्च मिलेगी, गांजा मिलेगा, वीम मिलेगी, या शीश मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पे क्या मिलेगा? या वहाँ पर आपको आला नस्ल के हथियार मिलेंगे, या आपको वहाँ पर ये जो मुख्तलिफ स्मगलर्स ने अपने लिए सेफ हेवन्स बनाई हुई हैं वो नजर आएंगी। इसके अलावा वहाँ पे क्या है? वहाँ पे इसके अलावा तो धूल ही उड़ती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पर उनकी तो इकोनॉमी बेस इसी चीज़ पे करती है कि जनाब वो रेंट पे स्पेस दे दें, कि जनाब आएँ आप अपना सामान यहाँ पे रखें, हमारा भत्ता दें, हमारा हिस्सा दें, कुछ हमारे हिस्से की जो चीनी आटा दालें वो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करें, उसके बाद अपना सामान वापस ले जाएं। ये जो 67% की इंक्रीज़ है इस ट्रेड में, उसमें उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को ब्लीड किया जा रहा है। देखें ये किस कदर घटिया और किस कदर ख़तरनाक एलिमेंट है कि चीनी बिक रही है पाकिस्तान की मार्केट में 95 रुपये किलो। चीनी को अचानक एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है। चीनी जो जिस वॉल्यूम पर उसको एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है उससे दुगने वॉल्यूम पर एक्सपोर्ट कर दी जाती है। यहाँ पर चीनी का क्राइसिस डेवलप किया जाता है। चीनी का क्राइसिस डेवलप होने के बाद इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो है वो 2 लाख मेट्रिक टन चीनी को इम्पोर्ट करने की इजाज़त देती है और अफगानिस्तान बॉर्डर से चीनी इम्पोर्ट होकर पाकिस्तान आ जाती है और यहाँ पर आकर वही चीनी 200 रुपए के हिसाब से बिकना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब, वो शुगर मिल मालिकान के साथ मिलकर क्रशिंग सीजन जो है वो नवंबर के बजाय अक्टूबर के अंदर शुरू करने का फैसला करते हैं और उसके साथ साथ क्रशिंग सीजन से पहले 90 रुपए किलो बिकने वाली चीनी का रेट 140 रुपए मुकर्रर कर देते हैं। अब ये है हमारी फैसला साजी। अब ये जो सारे की सारी लीकेज है इसको किसी न किसी ने तो रोकना है, लेकिन इससे रोकने का मतलब ये नहीं कि जब तक डंडा हाथ में है रोक दें और जैसे ही डंडा पीछे हटे किसी और काम में लग जाए तो उसके बाद जनाब ये वाली जो लीकेजेस हैं ये दोबारा शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। इसके साथ साथ ये जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के एतबार से, उसके लिए डॉलराइजेशन का खात्मा, स्मगलिंग का खात्मा, तेज़ रफ्तार निजकारी की सहूलत की फरामनी, रियासती मलकियती इदारों की तंजीमी, नौ मुल्क से टैक्स चोरी कल्चर का खात्मा, नॉन फाइलर निज़ाम का खात्मा, रिश्वत सितानी, सिंध का करप्ट सिस्टम जिसे स्टन कहा जाता है के खात्मे में मरकजी किरदार अदा करना पड़ेगा और ISI और MI समेत मिलिट्री सिक्योरिटी सर्विसेज के तमाम अहम अनासर, ज़रई मादनियात की कानकनी और IT के शोबों में भी फ़ौज के ज़ेरे इंतज़ाम ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है उसके तहत ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर लाने में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो फैसला इस वक्त नए DG ISI का या DGC का होने जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मामला है। मैं इस फैसले को यानी इनको रिटेन करने को किसी भी सूरत सियासी अमल के साथ नहीं जोड़ा। मेरी ये ख्वाहिश भी नहीं है कि इसको सियासी अमल के साथ जोड़ा जाए। मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ें
अगर स्ट्रीमलाइन हो रही हैं तो उनको स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, लेकिन एक छोटे से अरसे के लिए नहीं, साल 6 महीने के नहीं, इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। लिहाजा ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, जिसका बीड़ा उठा लिया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार करते हुए कि जनाब हम इस मईशत को क्राइसिस से निकालेंगे। पाकिस्तान का ये जो है वो मुकद्दर नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसको हम दबाव में रखें या यहाँ पर हमें पल पल के लिए जो है वो भीख मांगनी पड़े। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सर उठाकर जीने का हक है। बातें सुनने को तो बड़ी अच्छी लगती हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो कॉम्बो को रिटेन करने का फैसला किया जा रहा है, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से जनरल नदीम अहमद अंजुम और जनरल फैसल नसीर साहब को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट किया जाएगा, यानी जो 6 मेजर जनरल्स हैं जिनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी, अब इसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद जनरल फैसल नसीर साहब को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जिनका सर्विसेज से ताल्लुक़ रह चुका है, वो ये कहते हैं कि चूँकि जनरल फैसल नसीर साहब की सारी सर्विस कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में है, लिहाजा मुमकिन नहीं है कि उनकी इस ओहदे से ज़्यादा तरक्की की जा सके। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इस बात की गुंजाइश है या नहीं। मैं तो वो बात कर रहा हूँ आपके साथ जो मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं। अलबत्ता ये बात बहुत ही ज़्यादा जो है अब वाज़ेह हो गई है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के फ़ैसले के मुताबिक जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को मज़ीद 1 साल के लिए बतौर DGISI रिटेन रखा जाएगा यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब मज़ीद 1 साल तक ISI के सरबराह रहेंगे और उनके साथ साथ DGC यानी डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस, ये मेजर जनरल फैसल नसीर साहब भी इस ओहदे पर मौजूद रहेंगे। ये बात तय हो गई है, हतमी हो गई है, फाइनल हो गई है और अब इसका नोटिफिकेशन किसी भी लम्हे आ सकता है। ये आज आ सकता है, ये कल आ सकता है, लेकिन ये 20 सितंबर से आगे नहीं जाएगा। 20 सितंबर से पहले पहले इस नोटिफिकेशन का इजरा तय है। और इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे अब मैं आपको बताऊं तो ये यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कॉम्बो है जनाब नदीम अहमद अंजुम साहब का और फैसल नसीर साहब का, ये बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे वो माजी में उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि मीडिया के साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं होगा, मीडिया से दूर जो है वो रहा जाएगा, मीडिया को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और किसी भी तरीके से इस तरह का कोई तासुर नहीं दिया जाएगा कि ISI को एक जो है पॉलिटिकल विंग की सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह का जो चीज़ें हैं वो इसमें मुकम्मल तौर पर तय हैं। किसी भी तरीके से जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के साथ कोई राब्ता नहीं है और ना ही ये फ्यूचर में रखने का फैसला किया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हमें इस हवाले से कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और ये जो ऐलान है उसके बाद जो ऑपरेशन है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर तेज़ी भी आएगी और वो जो डंडे की हरकत है वो भी तेज़ होगी। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।